फ्रेंड्स, सामने के चित्र में आप देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये गुब्बारे हैं, बर्थडे कैप्स, रंग बिरंगी फर्नीचर, गिफ्ट रैप। इन सबको देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं हम इन संश्लेषित रेशो यानी कि जो फाइबर है उसके बारे में बात कर रहे हैं और प्लास्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा आज 8वीं क्लास का जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, हम उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशा क्या होता है? संश्लेषित रेशा जिसको मानव ने निर्मित किया है, जो कृत्रिम है, जो प्रकृति से नहीं मिलता है, संश्लेषित रेशा होता है। और ये बनता है बहुलक से, जिसको हम पॉलीमर भी कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, मर यानी इकाई। तो बहुत सारी इकाइयों को जोड़ के जो रेशा बनता है, इकाई बनती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर या बहुलक, और इसी से संश्लेषित रेशा बनता है। रेशे हमने पहले ही पढ़े। संश्लेषित रेशे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके अलावा प्राकृतिक रेशे भी होते हैं जिनको हम जानते हैं अच्छे से, जो कि हमें पौधों और जंतुओं से मिलते हैं। पौधों से मिलने वाले रेशे हमारे ऊन और कपास, पटसन, जूट, और जंतु से मिलने वाले रेशे हैं ऊन और रेशम। और संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर इत्यादि। तो संश्लेषित रेशों में जो हमने बहुलक की बात करी, वो बहुलक प्रकृति में भी होते हैं। कपास उसका एक उदाहरण है। कपास बना है सेलुलोज से। सेलुलोज जो बहुलक बना है, ग्लूकोज की इकाइयों को जोड़कर बना है। ऐसे ही अब हम देखते हैं जो संश्लेषित रेशे हैं उसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हमने पढ़ने हैं, जो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। रेयॉन आजकल बहुत ही संश्लेषित रेशे जो कृत्रिम रेशम के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है, जो कि सिल्क की जो रेशम है उसकी जगह लेता जा रहा है। रेयॉन किससे बनता है? जो हमारे जो काष्ठ लुगदी होती है उससे, उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया उस पर जब हम करते हैं तो रेयॉन बन जाता है। और इस रेयॉन को अगर हम कपास के साथ मिला देते हैं तो ऐसी हमारी बेडशीट भी बन सकती हैं, जिसको हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसे ऊन से मिला देते हैं तो वो रेयॉन और ऊन मिलके ऐसे तंतु का निर्माण करता है जिससे गलीचे आदि बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारा नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा संश्लेषित रेशा है जो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहलाया जाता है, जो सबसे पहले बना था पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, जो कि 1931 में बना था। किससे मिलके बना था? जल, कोयला और वायु से मिलकर ये बनाया गया। और ये एक बहुत ही मजबूत प्राकृतिक रेशा है, जो कि एक इस्पात के रेशे को कंपेयर करा जा सकता है, उससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये पैराशूट बनाने के काम आता है, जो हम पर्वतों पे चढ़ने वाली रस्सियों के काम आता है, और जुराबें, टूथब्रश आदि का इस्तेमाल करने से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप उदाहरण देख रहे हो, पैराशूट, सीट बेल्ट, रस्सियां, स्लीपिंग बैग, ब्रश और टेंट। तीसरा हमारा संश्लेषित रेशा है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉली जमा एस्टर। पॉली यानी बहुत सारे, एस्टर की बहुत सारी इकाइयों को जोड़कर ये जो संश्लेषित रेशा बना है। इसमें क्या खासियत है? ये बहुत ही शाइनिंग है, इसमें बल नहीं पड़ते, इसको रख रखाव में बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही सस्ता हमें पड़ता है। इसीलिए इसको हम बहुत ज्यादातर यूज करते हैं। ऐसे ही एक्रेलिक है। जैसे रेयॉन ने रेशम का विकल्प धारण करा, ऐसे ही एक्रेलिक ऊन की जगह लेता जा रहा है, क्योंकि ये ऊन जैसा दिखाई देता है लेकिन प्राकृतिक ऊन जैसा नहीं होता। ये आप उदाहरण देख रहे हो, ये सारे उदाहरण एक्रेलिक के हैं। अब पॉली बहुत ज्यादा उपयोग है। इस पॉलिस्टर को अगर हम दूसरे प्राकृतिक रेशों से मिला देते हैं तो नया कृत्रिम रेशा बन सकता है, जैसे कि पॉलीकॉट।
पॉलिएस्टर जमा कॉटन यानी कि कपास, इसको मिला के पॉलीकॉट बनता है। तो जितनी हमारी आजकल जो हम शर्ट्स पहनते हैं वो उसके उदाहरण हैं। ऐसे ही इसको अगर ऊन के साथ मिलके बनाया जाए तो ये पॉली वूल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो संश्लेषित रेशे हमने पढ़े तीनों, इन तीनों संश्लेषित रेशों के क्या गुणधर्म हैं, क्यों इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है? क्योंकि ये शीघ्रता से सूख जाते हैं और ये बहुत ही कम दामों में आ सकते हैं, महंगे कम होते हैं, और इनकी जो उम्र है वो ज्यादा है, अधिक चलते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। इनको बहुत ही आराम से सुविधाजनक से हम इसको रूप से हम इसे रख सकते हैं, ना इसको प्रेस करना पड़ता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये सारे गुणधर्म की वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे संश्लेषित रेशे हमने पढ़े, वैसे ही एक और बहुलक है जो है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जैसे संश्लेषित रेशे बहुलक है, वैसे ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। इनमें जो इकाइयां हैं दो तरीके से भी हो सकती हैं, रेखीय और क्रॉसबद्ध। दोनों तरह से जो बनती है उसके अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। तो प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा आजकल इस्तेमाल क्यों हो रही है? क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है, चिरस्थायी जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें जंग भी नहीं लगता, संक्षारित नहीं होती और ये बहुत आसानी से मिल जाती है, अभिक्रिया भी नहीं करती, बहुत सारे रंगों में मिल जाती है और इनका रखरखाव भी आसान है। एक ये ऊष्मा की और विद्युत की कुचालक भी है, तो बहुत जगह इनका इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक को हम दो तरह के विभाजित कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर विकृत किया जा सकता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है, उसको दोबारा से सांचों में डाल के नए रूप में धारण किया जा सकता है। ये उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है कि एक बार जो सांचे में ढल जाती है तो दोबारा से उसको दूसरे सांचे में या दोबारा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि गर्म करने पे विकृत नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण है मेलामाइन और बेकेलाइट। ये जो बर्तन है जो घरों में इस्तेमाल होते हैं मेलामाइन के बने हुए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को उदाहरण जो अंतर के रूप में हम इस तरह से कॉलम में लिख सकते हैं, जो हमने पढ़ा, आसानी से विकृत हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक, जो विकृत नहीं हो सकते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके उदाहरण है खिलौने, कंघी और बहुत सारे सामान। और इसके उदाहरण है मेलामाइन और बेकेलाइट। ये जो हैंडल दिखाई दे रहा है आपको, हत्ते, बर्तनों के हत्ते, क्योंकि ये गर्म होने पर पिघलता नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसे पकड़ सकते हैं, इसीलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्लास्टिक एक विकल्प बनता जा रहा है हमारे जीवन में। इसका जो इस्तेमाल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीजों को हटा के प्लास्टिक इस्तेमाल होता जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि ये सबसे पहले अनअभिक्रियाशील है, जल्दी से ये अभिक्रिया नहीं करता, जिसकी वजह से ना तो ये संक्षारित होता है, ना ही इसमें भोजन जो रखा हुआ है वो खराब होता है। दूसरा, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। हल्का होने की वजह से ये फर्नीचर को आराम से उठाया जा सकता है, इधर उधर ले जाया जा सकता है, लंबे समय तक चलता है। तीसरा, विद्युत का कुचालक। बहुत सारे विद्युत के कुचालक के इस्तेमाल दिखाए गए हैं। ये तारे हैं, बिजली की तारों पे पीवीसी की जो तार लगाई गई है परत, जो हमें विद्युत के शॉक से बचाती है, ये कुचालक के उदाहरण है, इसीलिए ये विकल्प है। इसके अलावा भी जो मेडिसिन है, दवाइयों के रैपर के रूप में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। जितने भी चिकित्सा में चिकित्सीय यंत्र हैं, धागे हैं जो सर्जरी के काम में आते हैं, डॉक्टर्स के ग्लव्स हैं, ये सब चिकित्सा के उदाहरण हैं। माइक्रोवेव जिसमें खाना जल्दी बन जाता है, उसमें भी माइक्रोवेव के अलग से जो प्लास्टिक आती है उसका इस्तेमाल होता है। और ये जो ना चिपकने वाले बर्तन है, ऐसे में खाना बनाते हैं, भोजन नहीं चिपकता, क्योंकि इसके ऊपर जो परत चढ़ाई गई है
वो टेफलॉन की परत चढ़ाई गई है। तो ये इसके और भी उदाहरण है। इसके अलावा जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये अग्निशामक जो है, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने ये जो परिधान पहना हुआ है, इनके ऊपर जो परत बनी हुई है वो मेलामाइन की परत है, जो कि इनको आग से बचाती है। पर्यावरण में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पर पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों ही जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ये क्या होते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया से विघटित हो जाए तो वो जैव निम्नीकरणीय है। यानी कि जो कागज है, फल है, सब्जियां हैं, उनके छिलके हैं, इनको हम फेंक देते हैं तो जीवाणु अभिक्रिया करके उसको विघटित कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें फेंकते हैं इस्तेमाल करने के बाद, तो ये इनका ढेर ही लगता चला जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय है, जीवाणु इस पे प्रक्रिया नहीं करते और ये विघटित नहीं हो पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इन सारणी के आधार पर फिर से ये जानना चाहिए कि विघटित होने में कितना समय लगता है। जितने भी हमने पहले उदाहरण देखे थे, जिससे सब्जियों के, फलों के छिलके कितनी जल्दी इनका विघटन या अपह्रासित हो जाते हैं। जल्दी हो जाते हैं तो ये जैव निम्नीकरणीय है। कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, इन सबको अपह्रासित होने में इतना समय लगने की वजह से ये जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जब हम देखते हैं टिन, एल्यूमिनियम जो धातु हैं, इनको बहुत ज्यादा साल लगते हैं, इसी वजह से ये जैव अनिम्नीकरणीय है। प्लास्टिक जो है, उनकी थैलियां और बहुत सारे जितने भी प्लास्टिक के पदार्थ हैं, उनको भी इससे भी ज्यादा समय लगता है, तभी यह जैव अनिम्नीकरणीय श्रेणी में आती है। तब अगर ये बढ़ते ही चले जाएंगे, पर्यावरण को दूषित करने में ये बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 4R के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 4R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। रिड्यूस का मतलब है कम इस्तेमाल करना, रीयूज का मतलब है दोबारा से इन्हें पुनः इस्तेमाल करना, रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रीकरण करना, और रिकवर का मतलब है पुनः उपयोग में पुनः प्राप्त करना। इनके उदाहरण है रिड्यूस प्लास्टिक, सिंगल टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल तो अब बैन ही हो गया है, तो इसको कम से कम इस्तेमाल करना, यानी कि इसको रिप्लेस कर देना ऐसे पदार्थों से जो कपड़े के बने हों, पेपर के बने हुए चीजों को जो हम रिड्यूस करें। ऐसे ही प्लास्टिक, पेपर, थर्मोकोल के जो बर्तन हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको कम इस्तेमाल करके धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करना रिड्यूस में आ जाता है। रीयूज में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के चीजों को हम दोबारा से किसी दूसरे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये कंटेनर बना लिए, हमने सामान रख दिया, ये सारे इस्तेमाल रीयूज के उदाहरण हैं। ऐसे ही पुनः चक्रीकरण, रिसाइकल के उदाहरण है। प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बावजूद भी कुछ प्लास्टिक ऐसे बच जाती हैं जिनका ढेर लगा होता है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये जो हमारे पर्यावरण में जो हम ये डस्टबिन, जो कूड़ेदान इस्तेमाल करते हैं, इसमें रिसाइक्लेबल जो प्लास्टिक और दूसरी चीजें हम लेते हैं और उसको हम रिसाइकल करते हैं। इसके बाद क्या हमें करना चाहिए? चौथा हमारा सिद्धांत है रिकवर का, पुनः प्राप्त करना। तो आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें रिसाइकल प्लास्टिक तो बहुत ही कम है, बाकी सारी चीजें जो पर्यावरण में एक कूड़े का ढेर बनी हुई है, उससे हम पुनः
ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको एक मेथड है पायरोलिसिस, जिसमें ये कूड़े को डाला जाता है, उच्च ताप पे गर्म करके वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, इससे सॉलिड लिक्विड गैस, तरल, ठोस और गैसीय पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनसे ऊर्जा मिलती है, जो कि आगे चल के उसका हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज में भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारी ऊर्जा ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्लास्टिक का उपयोग भी करें और 4R के सिद्धांत का पालन भी करें। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्रकृति से नहीं मिलते, इनका जो कच्चा माल है प्रकृति से नहीं मिलता, ये मानव निर्मित होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं, इंसान के द्वारा बनाए जाने की वजह से ये संश्लेषित रेशे होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर। फिर सही का निशान लगाना है हमें। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। हमने देखा था कि ये काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। काष्ठ लुगदी से की रासायनिक अभिक्रिया करने से प्राप्त होता है, इसलिए इसका उत्तर ये आना चाहिए। अब ये खालिस्तान है हमारे। संश्लेषित रेशे कौन से रेशे कहलाते हैं? कृत्रिम या मानव निर्मित। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? बहुलक। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। हमने देखा था, क्या उत्तर लिखेंगे? पैराशूट और पर्वतों पे चढ़ने वाली रस्सियां। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। 3 प्रमुख लाभ क्या बताएंगे आप? एक तो ये इसका वजन हल्का है, चिरस्थायी है और ये अनअभिक्रियाशील है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर बताइए। ये गर्म करने पर विकृत हो जाती है, ये गर्म करने पर विकृत नहीं होती। इसका उदाहरण आप पीवीसी और पॉलीथीन लिख लोगे, इसका उदाहरण लिख लोगे मेलामाइन और बेकेलाइट। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? देगची के हत्थे, जो हत्थे बनाते हैं, इसका मतलब आप लिखोगे कि देगची में जब बर्तन गर्म होता है तो ऊष्मा आगे भी जाती है, तो ऊष्मा के कुचालक होने की वजह से और जल्दी से विकृत नहीं होता, इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इस्तेमाल होती है। विद्युत प्लग और स्विच इसका इस्तेमाल क्योंकि ये विद्युत की कुचालक है और ये जल्दी से गर्म अगर होता है तो ये पिघलती भी नहीं है, विकृत नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं या पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। टेलीफोन यंत्र, आपने 2 कॉलम बनाने हैं। पुनः चक्रित किया जा सकता है, पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। टेलीफोन नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक के खिलौने किए जा सकते हैं। कुकर के हत्थे नहीं किए जा सकते हैं। सामग्री लाने वाले थैले किए जा सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के कटोरे किए जा सकते हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक के आवरण किए जा सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां की जा सकती है। विद्युत स्विच पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो आप क्या दोगे? सूती कमीजें उसे खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित रेशे जो कमीजें हैं वो पसीना नहीं सोखती और उसमें गर्मी भी ज्यादा लगेगी, और जिसकी वजह से उसके वस्त्र उससे चिपक भी सकते हैं, तो उसे वो नहीं पहननी चाहिए। उदाहरण देके प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारित होती है। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो जिसमें उसमें जंग नहीं लगता। आपने बहुत सारे उदाहरण आपको पता है। क्या दांत साफ करने वाले
करने के ब्रश के हैंडल और शूक यानी कि जो ब्रिसल्स है जिससे हम करते हैं ब्रश, एक ही पदार्थ के बने होने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आप बताओगे नहीं, क्योंकि ये एक जो उसका हत्था है वो बहुत ज्यादा ठोस होना चाहिए, जबकि ये मुलायम होने चाहिए। तो दोनों के प्लास्टिक के अलग अलग गुण होने चाहिए, नहीं तो दांतों पे और मसूड़ों पे भी असर होगा अगर वो हत्थे की तरह ही मजबूत हुए। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो प्लास्टिक आप बताएंगे जैव अनिम्नीकरणीय है, ये पर्यावरण में प्रदूषण का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से हमें इससे बचना चाहिए। कॉलम ए और बी का हमें मिलान करना है। पॉलिएस्टर आपको मालूम है क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन ना चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग में आते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक होता है। इस पर टिप्पणी बतानी है, क्योंकि संश्लेषित रेशे मानव निर्मित है, पौधों से नहीं मिलते हैं, इसलिए वनों में और जंतुओं से भी नहीं मिलते, तो वनों में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इसके इस्तेमाल से वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई भी कम होगी। आप दोनों कारण लिख देंगे। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो आपने थर्मोप्लास्टिक, एक आपने सर्किट बनाना होगा। सर्किट में दो तारों के बीच में कोई भी थर्मोप्लास्टिक यानी कि आपने कोई पॉलीथीन का टुकड़ा या कोई अपने प्लास्टिक का पेन बीच में लगा दोगे, अगर वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और फिर अगर आप हटा, तो अगर बल्ब जल जाता है तो विद्युत का सुचालक है, नहीं जलता तो कुचालक है। तो जब हम पॉलीथीन उसके बीच में लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे साबित होता है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।